उससे दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो जैसे यहाँ पर एक चीज पता चलता है कि देश का नाम क्या है, तो देश का नाम में इंडिया और भारत ये दोनों को लेकर के चला गया है, दोनों को मान्यता दी गई है। इंडिया दैट इज भारत ऐसा लिखा हुआ है। और दूसरी, इससे एक राज्य पद्धति का प्रकार पता चलता है, जो टाइप ऑफ गवर्नेंस है उसका पता चलता है। तो हमारा जो देश में एक यूनिफाइड सिस्टम है, जो अलग अलग राज्य हैं वह केवल प्रशासनिक दृष्टि से उसको बांटे गए हैं। देखिए, उसका आधार बंटवारे का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको जो अलग अलग राज्य के रूप में रखा गया है वह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ऐसा रखा गया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर क्या है, संघीय राज्य की परिकल्पना है। वहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं वो अपने आप में उनमें एक सॉवरेनिटी होता है, वो चाहे तो उस संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत में जो राज्यों का जो संघ है वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी अलग अलग राज्य, ऐसा नहीं कि हम एक समझौते के तहत यूनिफाइड है, ऐसा नहीं है। कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसा कि अमेरिका में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पर अलग अलग राज्यों के बीच में एक समझौता है, उसके तहत वो संघ के रूप में स्थापित है। और यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकते। और इस आर्टिकल के आधार पर यहाँ पर एक तो भारत का नाम क्लियर होता है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, आ, एक यूनियन है स्टेट्स का। इनमें तीन प्रकार के क्षेत्र दिए गए हैं। इस आर्टिकल 1 के आधार पर तीन प्रकार के क्षेत्र हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो स्टेट्स हैं, जो राज्यों के क्षेत्र हैं। दूसरा यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र हैं। और तीसरा ऐसा प्रकार है जो कि भारत के सरकार के द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, भारत सरकार के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो अब प्रश्न है कि अगर आर्टिकल 1 में कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि तीन प्रकार के क्षेत्र हैं। एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, और सरकार के द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। तो ये तीन प्रकार के राज्य क्षेत्र हैं। इनका जो टाइप था पहले, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ये चार भागों में विभक्त थे। मैं इसके बारे में फिर से चर्चा करूंगा बाद में। चार भागों में विभक्त थे ये, क ख ग घ, ऐसे चार प्रकार में विभक्त थे। तो उस सिस्टम को हटा करके अभी तीन प्रकार से इसको रखा गया है। अब यहाँ जो संघीय व्यवस्था है, इसमें राज्य इसके सदस्य हैं। तो स्टेट्स क्या है, इसके मेंबर्स हैं, और केंद्र के साथ शक्ति के बंटवारे में साझीदार हैं, हिस्सेदार हैं। और संघ शासित क्षेत्र क्या है? राज्य तो समझ में आ रहा है कि ये मेंबर्स हैं, और संघ के साथ में जो शक्ति के बंटवारे में एक हिस्सेदार हैं। और ये जो संघ शासित क्षेत्र क्या है, यहाँ पर सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होगा। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सीधा सीधा केंद्र सरकार का प्रशासन होगा। और जो तीसरा हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी भारत अधिग्रहण कर सकता है आने वाले समय में। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे उसको तीसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2, यहां पर उल्लेख है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का गठन करना। तो यहाँ इसको समझने के पहले इसके कुछ बिंदुओं पर मैं एक बार प्रकाश डालना चाहता हूँ।
पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो इसके लिए अधिकार किसके पास है? संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। ये कानून के आधार पर जो नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। यह अनुच्छेद क्रमांक 2 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ था, तो इसी अनुच्छेद क्रमांक 3 के आधार पर यह किया गया था। इसका क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण, एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो पहले से, देखिए, जो आर्टिकल नंबर 2 में वो नए स्टेट्स की स्थापना करने की बात है, नए राज्यों की निर्माण करने की बात है। और आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग है, पहले से हमारे पास जो राज्य उपस्थित है, उनको अलग करके या उनको तोड़ करके नए राज्य की स्थापना करना, उनके एरियाज, उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो बाउंड्री है, या उनका जो नाम में कोई प्रकार का परिवर्तन करना है, तो ये आर्टिकल 3 के आधार पर होगा। इसमें खास बात क्या है कि इस जो बिल, यह जो विधेयक होगा, आर्टिकल 3 के तहत जो विधेयक होगा, उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। प्रेसिडेंट्स प्रायर कंसेंट इज नेसेसरी। राष्ट्रपति महोदय से पूर्व अनुमति लेकर, उनके पूर्व आग्रह के आधार पर ही यह आर्टिकल 3 के आधार पर नए राज्य का, जो पहले से उपस्थित है, उन राज्यों में किसी प्रकार का पुनर्गठन या किसी प्रकार के चेंजेस हैं, वह किए जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4, laws made under article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule। जो पहले शेड्यूल में क्या था भाई? अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो पहला शेड्यूल है, अनुसूची है संविधान की, उसमें राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र है, मतलब उसमें लिस्ट है, उनके नाम है। तो अब जो अनुसूची 1 है, उसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम है, ठीक है। अब अनुसूची 4 में क्या था? यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल्स लिखा हुआ है। तो अनुसूची 4 में था राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो अलग अलग राज्यों में जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड है राज्यसभा के लिए, उसका प्रावधान है 4थे नंबर की अनुसूची में। तो इनमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन होगा, उसके लिए यह बात कही गई है। ये मैंने केवल जिस्ट लिखा है, पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं लिखा है, आपको केवल जिस्ट को ही समझना है। नो सच लॉ shall be deemed to be an amendment of this constitution with respect to article 368। तो संविधान संशोधन हम आर्टिकल 368 में पढ़ते हैं। तो 368 के आधार पर अगर संविधान में कोई चेंजेस करने हैं, तो उनके हिसाब से, वहां पर जो प्रावधान दिए हैं उसके हिसाब से हमें कार्य करना होगा। तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3। आर्टिकल 2 में क्या है? नए स्टेट्स का निर्माण करने की बात लिखी हुई है, ऊपर देखेंगे। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है, उनमें किसी प्रकार का चेंज करना है, उनका किसी को नाम को चेंज करना है। तो इस पर प्रकार के परिवर्तनों के लिए, यानी ये उपरोक्त आर्टिकल 2 और 3 के में किसी प्रकार का चेंजेस अगर करना है, यानी उन पर कोई काम करना है, तो उसके लिए संविधान के जो अनुसूची 1 और 4 है, क्योंकि उससे किसी प्रकार का चेंजेस करोगे आप, मान लो एक बड़ा राज्य, मान लो छत्तीसगढ़ का राज्य है, यहाँ पर 5 राज्यसभा की सीटें हैं। अब इसको कहीं पर कुछ हिस्से को मान लो अलग करके कोई दूसरा राज्य बनाने की बात आई, तो राज्यसभा की सीट भी कम होगी। तो सीधे सीधे इससे प्रभावित होने वाले प्रभावित होने वाले अनुसूची या शेड्यूल्स कौन से हैं? 1 और 4। तो इनमें किसी प्रकार का चेंजेस होगा, उसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं है। यह बात आर्टिकल 4 में ही लिखी हुई है कि इसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह आर्टिकल 2 और 3 में जो दिया गया है, जो पावर्स है, इनके आधार पर कि केंद्र
या संसद किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, उस आधार पर ये कार्यवाही कर सकती है। इसके लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं है। यह आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली संघ और राज्य क्षेत्रों की बात है। इसके बाद थोड़ा सा एक सेकेंड, इसका नेक्स्ट पेज क्या है, यहां पर सिटीजनशिप आ गया, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स जो आप लोग से फिर से एक बार चर्चा कर लूं, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 3, संसद को जो आर्टिकल 3 है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज, उनके बाउंड्रीज को नामों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है, इसके लिए अधिकार प्राप्त है संसद। संसद उसके लिए अधिकृत है। तो संसद राज्य में उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इसमें जो भी अध्यादेश होगा, बिल होगा, वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकेगा। कई बार राष्ट्रपति महोदय इन मामलों में जो संबंधित राज्य हैं उनसे भी मत प्राप्त करने के लिए रिफर कर देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि विधानमंडल, उस राज्य के जो संबंधित विधानमंडल है, वह इस पर अपना अभिमत दें और उसको एक निश्चित समयावधि के भीतर अभिमत दे करके राज्य विधानमंडल वापस भेजना चाहिए। लेकिन उस जो अभिमत है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है संसद या राष्ट्रपति। भाई वापस भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे, लेकिन उसके आधार पर जो भी कार्यवाही होगी, मानना है या नहीं मानना है, वह संसद या राष्ट्रपति उस अभिमत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब यहां पर आप सीधे सीधे समझेंगे कि होल एंड सोल जो पावर है वह संसद के पास है। तो इसके आधार पर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि क्या किसी राज्य को समाप्त किया जा सकता है, तो उत्तर है हाँ। संसद अगर चाहे तो किसी राज्य को किसी दूसरे राज्य में विलय कर सकती है। वो राज्य अपने आप में फिर एक समाप्त माना जाएगा। मतलब रहेगा प्रशासन वहां पर भी, लेकिन जो उसका एक अस्तित्व था उसको समाप्त कर सकती है। किसी राज्य को संघ शासित क्षेत्र घोषित कर सकती है। अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुआ है, राज्य का दर्जा था, उसे परिवर्तित किया गया है, उसे संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए भारत जो है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत। विभाज्य हो सकता है, राज्य डिवाइड हो सकते हैं, स्वयं में नहीं, अपने आप को अलग नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका क्या है? अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। वहां से वो अलग नहीं हो सकते वो भी, लेकिन वो हर एक चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब अनुच्छेद 4 आपने देख लिया। यहां एक दो बिंदुओं पर और चर्चा करना आवश्यक है। जब भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय जो देशी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देशी रियासतें थी, उनके पास 3 प्रकार के विकल्प थे कि या तो आप भारत में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर आप स्वतंत्र रहें। तो ऐसे 552 देशी रियासतें थी भारत में, भारतीय क्षेत्र में, जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत थी। उसमें से 549, मतलब 3 को छोड़ करके
549 तो भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए, और बाकी के जो 3 रियासत बचे हुए थे उसमें था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 रियासतें बची हुई थी जो कि भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था इन्होंने। तो कुछ समय बाद हालांकि इनको भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को कैसे मिलाए? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया, विलय कर दिया गया। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, जनमत मतलब रिफरेंडम, वहां के लोगों से मत लिया गया और लोगों ने उनके पक्ष में मत दिया कि भारत में हमको शामिल होना है, तो उस रिफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। और कश्मीर जो है एक विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल हुआ, उसका भी एक अलग कहानी है, उसको फिर कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर फिर एक बात और जानना है कि भाई जैसे अब भारत में जो शामिल हो गए राज्य, सभी जो देसी रियासतें थी अब एक प्रकार से भारतीय संघ में शामिल हो गए। तो देसी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण, इसके द्वारा क्या हुआ, खास करके दक्षिण भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर गठन करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए मांग उठने लगी। तो इसके तारतम्य में 1948 में एस के धर उनकी अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इस आयोग ने, इस कमीशन ने, धर कमीशन ने यह सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ही होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो ईज है उसके आधार पर होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेस पे। तो इससे फिर असंतोष फैला, फिर से उस समय थोड़ा सा कहीं पे दंगाई माहौल और थोड़ा सा असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। तो पहले बार जो भाषाई समिति, जो प्रांत समिति थी, वह था धर आयोग, और उसके बाद में जो समिति हुई वह थी JVP कमिटी। JVP, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों इस समिति में थे। इसे JVP समिति कहा गया। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि पुनर्गठन का जो आधार है, राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है वह भाषाई नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी यह बात को स्वीकार किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक दृष्टि से ही गठन ठीक है, उचित है। तो उसके बाद फिर से आंदोलन वगैरह चलता रहा। तो भारत सरकार को विवश होकर के जो मद्रास राज्य था, वहाँ से तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, वहाँ पर जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल जहाँ पर ज़्यादा थे, उनको अलग करके, यानी तमिल एरिया को अलग किया, उस मतलब तेलुगु वाले को, क्षेत्र को अलग करके एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ वह आंध्र प्रदेश था 1953 में, 1953 में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह की स्थिति थी, तो उसको संभालने के लिए ऐसा किया गया। तो जब ऐसा हुआ तो फिर अन्य क्षेत्रों से भी मांग आने लगी कि भाषाई आधार पर जब एक बार गठन हो सकता है तो बाकी जगह भी हो सकता है। तो वहाँ पर 1953 में फिर एक और आयोग का गठन किया गया, जिसको फजल अली आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसमें जो फजल अली के साथ और जो 2 सदस्य थे वो थे KM पडिक्कर और HN कुंजरू। KM पडिक्कर, HN कुंजरू, ये छत्तीसगढ़ MPPSC का पेटेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर आगे जाकर के मध्य प्रदेश का गठन होगा। तो ये आयोग 1953 में गठित हुआ और 55 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इसमें इन्होंने माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो राज्य का पुनर्गठन 1956 में एक अधिनियम के द्वारा हुआ, और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच
जो दूरी थी उसको समाप्त, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पहले क्या था, क ख ग घ करके चार भागों में 4 टाइप्स थे स्टेट्स के, मतलब जो क्षेत्र है भारतीय क्षेत्र, उनके 4 प्रकार थे। तो उसके बाद यहीं पर से जो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो प्रकार थे उसको 3 प्रकार में परिवर्तित किए गए। और 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, यानी सबको पुनर्गठित करके भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। और हमारे पास जो रिजल्टेंट क्या बना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और 1956 के बाद फिर अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों का गठन हुआ, अलग अलग संघ शासित क्षेत्रों का उदय हुआ। उसको मैं एक बार सरसरी तौर पे आप लोग को बता देता हूँ। 1960 में गुजरात कहाँ से अलग हुआ, महाराष्ट्र से। 1961 में पुर्तगाली के कब्जे में जो था दादर एंड नागर हवेली, वह 1961 में स्वतंत्र किया गया और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत उसको संघ राज्य का दर्जा दिया गया। 1962 में गोवा दमन दीव को पुलिस कार्यवाही के द्वारा अधिकृत किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत इसको संघ राज्य का दर्जा दिया गया। अब फ्रांस के कब्जे में था पुडुचेरी, उसको स्वतंत्र किया गया 1962 में ही पुडुचेरी को शामिल किया गया। 1963 में असम से नागालैंड को शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए राज्यों के क्रम में देखेंगे तो गुजरात 15वां राज्य हो गया था, 14 तो पहले थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और गुजरात यहाँ 15वां हो गया, नागालैंड 16वां राज्य हो गया। इसके बाद 1966 में पंजाब प्रांत से हरियाणा और चंडीगढ़ को अलग किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय यह संघ शासित क्षेत्र थे और कुछ आसाम में थे, इससे अलग करके 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1975 में सिक्किम, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, 1987 में गोवा, पहले संघ शासित क्षेत्र था फिर उसको राज्य का दर्जा दिया गया। ये 25 राज्य इस प्रकार से हुए। तो अब हमारा जो मेन है वो चालू होता है 2000 से। सन 2000, 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ मध्य प्रदेश राज्य से, ये 26वां राज्य था। उत्तर प्रदेश से 27वां राज्य, उत्तराखंड का गठन किया गया। बिहार से 28वां राज्य, झारखंड का गठन किया गया। उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से 29 नंबर का राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। 2019 में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है इसे संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वह देखिए 29 तक संख्या हमारी पहुंच चुकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को वहां से आप हटाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाते हैं 28, 28 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 9 हो जाएंगे। इसके बाद उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था बेटा, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। इसके बाद पार्ट 2, भाग 2, सिटीजनशिप, नागरिकता। आर्टिकल नंबर 5 to 11 संविधान का भाग 2, नागरिकता। तो हमको मालूम है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। नागरिकता क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए भारत में बेसिकली 2 टाइप के लोग रहते हैं, एक तो यहाँ के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, और दूसरे विदेशी लोग। तो भारतीय नागरिक
जो यहाँ के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये अलग कैसे हैं? इनको सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय नागरिक या इंडियन सिटीजन को सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि कोई अगर विदेशी नागरिक है तो उन्हें सभी प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और जो विदेशी व्यक्तित्व हैं यह भी दो श्रेणियों में हो सकते हैं, एक विदेशी मित्र राज्य के व्यक्ति हो सकते हैं और विदेशी शत्रु राज्य के व्यक्ति हो सकते हैं। तो विदेशी शत्रु राज्य के व्यक्ति होंगे तो उनके लिए जो भी नियम होगा कि उनको रेगुलरली अपनी उपस्थिति देनी होगी, जहाँ पर भी एक सेट होगा कि भाई पुलिस स्टेशन में जाकर के इतने समय में आपको वहाँ पर उपस्थिति देनी होगी और अपना कैरेक्टर का वेरिफिकेशन कराना होगा, या इस प्रकार से जो भी प्रावधान उनके ऊपर लागू करेंगे। तो खैर उस मैटर पे अभी नहीं जाएंगे हम लोग। आर्टिकल नंबर 5 to 11, बेसिकली ये जो आर्टिकल्स हैं यह प्रावधान, इनमें जो प्रावधान है वह है सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ एडाप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को जब हमने एडाप्ट किया था उस समय जो नागरिकता की स्थिति थी, बेसिकली उसके ऊपर चर्चा है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल्स हैं। और इसके अलावा जो अधिकार है वो संसद को अधिकार दिया गया है। भारतीय नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अभी कहा कि इनको सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार हैं। तो यहाँ पे जो सिटीजन होंगे उनको विभेद के विरुद्ध अधिकार होगा, किसी प्रकार के उनसे कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं होगा। ये आगे जाकर हम अनुच्छेद 15 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ के नागरिकों को यह अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार होगा। अगर कोई किसी पब्लिक पोस्ट है, कहीं पर कोई किसी प्रकार का नियोजन होना है, किसी कार्य में संलग्न किया जाना है, तो वहां पर भी समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 16 में इस बात का उल्लेख है। वाक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सम्मेलन और संघ करने की स्वतंत्रता है, संचरण की स्वतंत्रता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता, निवास करने की, कोई अपने पसंद का व्यवसाय करने की जो स्वतंत्रता है, यह नागरिकों को प्राप्त है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो अनुच्छेद 29-30 में पढ़ेंगे, यह भी नागरिकों के लिए है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा नहीं, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के चुनाव में मतदान का जो अधिकार है, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए जो चुनाव लड़ने का अधिकार है, सार्वजनिक पदों पर भी, जैसे कम से कम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इस प्रकार के पदों पर भी, राज्यपाल बनने के लिए, महान्यायवादी, महाधिवक्ता बनने के लिए भी योग्यता रखने का अधिकार है। यह कोई फॉरेन पीपल नहीं हो सकता, इंडियन सिटीजन ही ऐसा कर सकता है। तो एक बात यह भी है कि यहाँ के नागरिकों को जब सब अधिकार है तो एक कर्तव्य का भी बोध यहाँ के नागरिकों को होना चाहिए। तो कर्तव्यों का भी, हमें अपना कर्तव्यों का भी निर्वहन करना रहता है। तो कुछ आवश्यक कर्तव्य क्या है भाई, जैसे हम भुगतान करते हैं, जो कर है वह हम देते हैं, और जो भी हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, देश की रक्षा करने का जो प्रण है ना, इनका सम्मान करना, तो ये सब हमारा कर्तव्य है। अब जो कैटेगरीज हैं, जो सिटीजन्स की कैटेगरीज हैं, वह बेसिकली 4 प्रकार के हैं। नागरिक जो है, यहाँ पर जो प्रावधान है, अभी पढ़ेंगे आर्टिकल्स का एक एक करके। ये बेसिकली 4 प्रकार के कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेटिव पर्सन, जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो। नंबर 2, केम फ्रॉम पाकिस्तान, जो एक निश्चित अवधि तक पाकिस्तान से भारत आ गए विभाजन के दौरान, वो। वेंट टू पाकिस्तान बट केम बैक, वो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर से पुनर्वास के दौरान एक निश्चित अवधि तक भारत आ गए और यहाँ वो शर्तों का पालन किया, वो व्यक्ति।
और इंडियन नेटिव लिविंग अब्रॉड, कुछ ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं किसी कार्य के कारण या किसी अन्य कारणों से, वो भी भारत के नागरिक हैं, क्योंकि वो टेम्पोरेली रह रहे हैं बाहर, परमानेंटली ना रह करके टेम्पोरेरीली रह रहे हैं। ये जो अधिकार है इनमें कानून बनाने का, वो संसद के पास है। जो सिटीजनशिप के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो इसी क्रम में संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है, और वही उसी के आधार पर नागरिकता का जो जो भी लागू होता है, जो शर्तें हैं, वह द सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। तो अब एक एक करके आर्टिकल्स को भी देखते हैं। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हूं कि जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 है, ये बेसिकली उल्लेख करता है, पहचान करता है जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन, उस समय कौन लोग नागरिक हो सकते हैं या हैं, इसके ऊपर फोकस है ये जो आर्टिकल है 5 से लेकर 11। और बाकी जो शेष अधिकार है वह संसद को अधिकृत किया गया है, और उसी के आधार पर ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है वह बनाया गया है। आवाज साफ आ रही है बच्चों आप लोग? थोड़ी सी घरघराहट मुझे हो रही है, लेकिन ठीक है। तो at the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India, जो भारत में निवास करता है, वह व्यक्ति जो ये संविधान लागू होने के समय, who was born in the territory of India, जो इस भारत के जमीन पर हमारे क्षेत्र में पैदा हुआ by birth, either of whose parents was born in the territory of India, जिनके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिए हो, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement। यह जो संविधान लागू हुआ उसके पहले, भाई अगर ये ऊपर के दो शर्त पूरे नहीं करते हैं तो उसके पहले कम से कम 5 साल से वो भारत की जमीन पर रह रहा हो। तो ये जो शर्तें हैं, ये जो कंडीशंस है, ये आर्टिकल नंबर 5 में है। आर्टिकल नंबर 6, ये भारत के नागरिक होंगे ना, ये कंडीशंस नंबर जो आर्टिकल 5 में है, ये 3 प्रकार के कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे कुछ लोगों के सिटीजनशिप, नागरिकता, जो कि पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट हुए हैं, भारत में प्रव्रजन करके आए हैं। इसमें बर्थ ऑफ सेल्फ, अगर वो भारत में ही पैदा हुआ है, आइदर ऑफ पेरेंट्स, उनके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया है, एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो पितामह हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनमें से कोई भी एक अगर भारत में जन्म लिया होगा। तो यहाँ पर एक डेट लिखा हुआ है 19 जुलाई 1948। इन केस वेयर सच पर्सन्स has so migrated before the 19th day of July 1948। ये 19 जुलाई 1948 के पहले वो भारत आ गए। He has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। अब उसके बाद वो सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में वो भारत का नागरिक होगा। वो पाकिस्तान से आया है 19 जुलाई 1948 के पहले। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनके लिए क्या प्रावधान है? Notwithstanding anything in the Article 5 and 6, a person who has, after the first day of March 1947, migrated from territory of India
to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be citizen of India. इस 1 मार्च 1947 का जो दिन है के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान को माइग्रेट हो गया तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यह बात आर्टिकल नंबर 7 में है। भले ही ये 5 और 6 कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान माइग्रेट कर गया है, यहाँ से प्रव्रजन करके पाकिस्तान में चला गया है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। कुछ ऐसे व्यक्तियों का, देखिए इसके पहले वाले आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 8 में, सॉरी इसके जस्ट पहले वाला आर्टिकल नंबर 7, वहां पर 1 मार्च 1947 का दिन है कि उसके बाद वो चला गया है पाकिस्तान, तो वो भारत का सिटीजन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और भी दिया हुआ है कि मार्च के बाद फिर, ये 1947 का है, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो जुलाई का डेट है 19 जुलाई 1948, तो इसके पहले आपने उसमें देखा है, इसके पहले वाले आर्टिकल में जो डेट देखा है 19 जुलाई 1948, इस डेट के पहले अगर वो पाकिस्तान से वापस भारत आ गया है तब फिर वो भारत का सिटीजन हो सकेगा। यह बात तो सीधी सी बात है, इसमें आर्टिकल नंबर 6 का लागू होना हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 9, लेकिन वहां पर कुछ शर्तों को भी पूर्ण करना होता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर वकालत करने लग जाएंगे। हमको जीएस की पढ़ाई करनी है, जनरल स्टडीज की पढ़ाई करनी है, वहाँ पर फिलहाल वकालत नहीं करनी है, वकील नहीं बनना है। तो इन जनरल हमको एक कहानी टाइप का सुने रहोगे तो सब चीजें याद रहेंगी आप। अब आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? पर्सन्स voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen of India। एकदम सामान्य से आप लोग को ये चीज मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने स्वयं से किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक होने का अधिकार खो देता है, वह भारत का नागरिक नहीं होगा। यह आर्टिकल नंबर 9 में इसका उल्लेख है। अब आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। नागरिकता बरकरार रहेगी किन कंडीशंस में? एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। अब यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो आर्टिकल 10 के आधार पर पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो प्रावधान है उसके होने के बावजूद भी अगर संसद इस चीज को कंटिन्यू कर ले, अगर संसद इस चीज को सही समझे कि उसे नागरिकता का अधिकार दिया जाना है, तब वह व्यक्ति यहाँ का नागरिक होगा। आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 11, पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सीधे सीधे अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 11 ये सबका सबके ऊपर हावी है कि नियम के आधार पर, देखिए बाकी के जो 5 से लेकर 10 है वह उस समय, बल्कि 5 से लेकर 9 तक कहेंगे, वह उस समय क्या प्रावधान थे जब संविधान लागू हुआ, उस समय किन किन शर्तों के अधीन भारत की नागरिकता बरकरार रहेगी, इनके बारे में उल्लेख किया है। बाद में फिर आगे जाकर के 10 में भी वो कंटिन्यू हो सकता है सिटीजनशिप अगर पार्लियामेंट चाहे। 11 में सीधे सीधे कह रहा है कि कानून बनाकर जो संसद है वह सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट कर सकती है, उसका नियमन कर सकती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो अधिकार है वह संसद के पास है। इसी के आधार पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कह सकते हैं या भारतीय नागरिकता अधिनियम कह सकते हैं इसे। यहाँ पर जो 5 बिंदु है उन्हें ध्यान में रखना है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से ली जा सकती है। एक है बाई बर्थ,
जन्म के आधार पर। दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट कहने का मतलब जो वंश के आधार पर, वंशानुगत। तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर, भाई किसी आधार पर यहाँ पर आवेदन दें और उसके लिए पंजीकृत होने के लिए, और वह मान लिया जाए तो वह पंजीकरण का आधार बनता है। तीसरा है, चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण के आधार पर, इसको मैं अभी समझाऊंगा। और पांचवा है बाई एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, किसी ऐसे क्षेत्र का भारत अधिग्रहण कर ले जो कि भारतीय क्षेत्र में नहीं था, तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। लॉजिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, किस प्रकार से यहाँ का नागरिकता कोई खो सकता है। नंबर वन, बाई वॉलंटरी रेजिग्नेशन, अगर कोई स्वयं से यह रिजाइन कर दे, मतलब इस बात से त्याग पत्र दे दे कि भारत का नागरिक नहीं होना है, तब वो, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा चलता फिरता मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए फिर एक और, जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति यहाँ से भाग गया और कहीं पर जा करके, लेकिन अल्टीमेटली उसको मानना या नहीं मानना, ये भी देखिए, ये एक पॉइंट के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो उससे समझ में आएगा कि फाइनली उस बारे में, भाई अगर कोई वॉलंटरी रेजिग्नेशन की बात है, मान लो किसी को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया या किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया और यहाँ से भाग गया, कहीं पे कहीं दूसरे जगह जाकर के शरण ले लिया है, अब उस समय कहे कि नहीं, अब मैं भारत का नागरिकता से त्याग पत्र देता हूँ, तो उसको मानना या नहीं मानना, ये तो भारत के आधार पर है, और ये जो नागरिकता अधिनियम है उनके प्रावधानों के आधार पर यह डिसाइड होगा कि उसे मानना है या नहीं। लेकिन एक प्रावधान यह भी है कि व्यक्ति स्वयं से ही ये कह सकता है, मतलब इस नागरिकता का त्याग कर सकता है, इसको एक लाइन में बस ऐसे समझे। दूसरा है बाई टर्मिनेशन, मतलब जैसे इसको क्या कहेंगे कि अगर कहीं की सिटीजनशिप कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले, किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप अगर कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले, तो ऐसे में वह भारतीय सिटीजनशिप से बर्खास्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका उल्लेख तो संविधान में ही, संविधान के प्रावधान में ही लिखा हुआ है। इसके बाद है सीजेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो नागरिकता है उससे वंचित किया जाना। तो अगर उसने नागरिकता किसी तथ्य को छुपा करके या किसी फर्जी तरीके से प्राप्त किया है, या कोई ऐसा चीज पता चलता है कि नागरिकता उसको प्राप्त होने के बाद कि इसने किसी आवश्यक तथ्य को छुपाया है, कहीं पर झूठ कहा है कि उसकी और कहीं की नागरिकता बरकरार है, या किसी भी प्रकार से बाद में अगर कोई ऐसी चीज हो, तो भी वो यहाँ की नागरिकता से वंचित हो सकता है।